स्टार्ट करें? स्टार्ट कर रहे हैं हम, कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले तो एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक मैंने क्या बताया था। शुरुआत की थी हमने टीडीएस पढ़ने से, हम टीडीएस पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था टीडीएस कोई अलग तरह का टैक्स नहीं है, यानी कोई नया टैक्स नहीं आ गया टीडीएस, बल्कि इनकम टैक्स का ही पार्ट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था ये वाला, जिसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इनकम टैक्स चलता कैसे है। तो मैंने, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था जिस साल, मैं थोड़ा सा इसमें ही छेड़खानी कर देता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, जिस साल आप कमा रहे हो उस साल आप कमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आराम से कमाओ, गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कहती। गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अगले साल आईटीआर फाइल करो। इस साल आपने काम किया, ये साल कौन सा है आपका, 23-24। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 24-25। अब उस साल आपको आईटीआर फाइल करनी है, यानी इस साल का जो पैसा आपने कमाया है आपको आईटीआर कब फाइल करनी है, अपने नेक्स्ट ईयर में। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आप अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स करोगे, यानी कि गवर्नमेंट आपसे नहीं बोलेगी कि आप अपना टैक्स बताओ, मतलब गवर्नमेंट आपको टैक्स नहीं बताएगी, बल्कि आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा कि आपका टैक्स कितना बनता है आईटीआर, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपने पे कर दिया तो इसीलिए जिस साल में आप असेस करते हो उसको बोलते क्या है, असेसमेंट ईयर। जिस साल में आप टैक्स पे कर रहे हो वो साल आपका क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। और जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हो वो साल कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, दोनों में, दोनों इसको बोलते हैं। समझ आ गया था, ये पॉइंट तो क्लियर था। अच्छा, मैंने क्या बोला था, अब हर साल यही होगा। अब अगला साल, ये वाला साल कौन सा हो जाएगा, इस साल आप कमाओगे और अगले साल आईटीआर फाइल करोगे, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर बन जाएगा और ये वाला ईयर आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा। तो हर साल यही चलता रहता है। अच्छा, और एक बात आपको बताई थी, इनकम टैक्स में हर साल रेट चेंज होते रहते हैं, मोस्टली चेंज होते हैं, कभी कभी नहीं हो तो बात अलग है, बट मोस्टली हमेशा क्या होते हैं, इनकम टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं। तो इनकम टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं, तो आपको क्या देखना होता है, जैसे देखो, हमेशा 1 फरवरी के आसपास बजट आता है, बताया था मैंने आपको। अच्छा, तो ये जैसे ये वाला साल 23-24 जो चल रहा है अभी, इसमें 1 फरवरी के आसपास बजट आया होगा। इस साल के शुरू होने से पहले बजट आता है, जैसे ये अभी जुलाई चल रही है ना, सॉरी सितंबर चल रहा है ना, सितंबर 2023 चल रहा है अभी, तो ये 23-24 चल रहा है। 23-24 शुरू होने से पहले एक बजट आया होगा, उस बजट में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होगा रेट, वो रेट इस साल के लिए लगेंगे। अच्छा, इस साल के लिए रेट लगेंगे, लेकिन टैक्स कब पे करना है, अगले साल। अच्छा, टीडीएस काटने होंगे तो कौन से रेट से काटोगे, इस साल वाले रेट से। तो पहले तो एक बात समझो, हर साल, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, अभी तो मैं जस्ट शॉर्ट में बोल रहा हूं आपको। पिछली क्लास में तो मैंने डिटेल में बताया था कि हर साल रेट चेंज होते हैं और आपको हर साल का लेटेस्ट रेट पता होना चाहिए। एक बात और बताई थी कि भाई हम अपनी क्लास में अपडेट कर देंगे, जो भी टैक्स, जो भी चेंज होगा रेट वगैरह आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी जो आपने इस साल आईटीआर फाइल की होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, हर बार जुलाई में फाइल होती है, तो अभी इस साल जो आपने आईटीआर फाइल की होगी जुलाई को, 31 जुलाई को, उसमें कौन से वाला रेट यूज किया होगा आपने, 22-23 में जो रेट चल रहा होगा वो वाला रेट अभी आईटीआर फाइल करने में यूज किया गया होगा। अच्छा, एक बात और मैंने बोला, कई लोग लेट रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर कुछ लोगों को गवर्नमेंट खुद से एक्स्ट्रा टाइम दे देती है, जैसे सितंबर दे दी है कुछ लोगों को, 31 सितंबर। रूल्स वगैरह जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, आईटीआर पढ़ोगे, वहां पे सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, सारी डेट। अभी मैं वो नहीं बता रहा क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, अभी तो हम सिर्फ टीडीएस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर अभी कोई लेट रिटर्न फाइल कर रहा है, जैसे आज है, कितनी तारीख है आज, 15 सितंबर, 15 सितंबर है, कोई 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करेगा, लास्ट डेट है जो, तो वो कौन सी रिटर्न फाइल कर रहा होगा, पिछले साल वाली, और रेट कौन सा यूज करेगा, पिछले साल वाला। लेकिन अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, इस साल के लेटेस्ट रेट के बारे में। अच्छा, जब ये एक बार क्लास खत्म हो जाए, अभी तो हम टीडीएस समझ रहे हैं, तो टीडीएस की क्लास खत्म हो जाए, लास्ट में मैं पिछले साल वाले रेट भी आपको बता दूंगा, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाए कि भाई पिछले साल क्या रेट था और इस साल क्या रेट है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करेंगे, इस साल के रेट पे। क्लियर है? अब इस साल के रेट की आईटीआर अगले साल फाइल करनी होगी, आपको ध्यान रखना है। अब नॉर्मली आप सीखोगे, अभी आपको 2-3 महीना पूरा कंप्लीट सीखने में अच्छे से लगेगा, उसके बाद आईटीआर तो आप अगले साल फाइल करने वाले हो किसी की, तो अगले साल आईटीआर फाइल करोगे तो आपको पुराने वाले रेट, इस साल वाले रेट आपको पता होने चाहिए। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। और हाँ, बजट देखना शुरू कर दो, फ्यूचर में कभी बजट आएगा तो आपको पता चलना चाहिए। बस न्यूज वाले बजट मत देखा करो, न्यूज वाले बस ये बोलते हैं दाल महंगी हो गई, रोटी महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, वो नहीं, आप प्रॉपर बजट देखो, खासकर टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि आप अकाउंटेंट बन रहे हो तो आपका तो मेन पर्पज होगा टैक्स। समझ आ गया ये पॉइंट? चलो, यहां तक तो बता दिया था। फिर मैंने बोला था अब हम टीडीएस शुरू करेंगे, लेकिन टीडीएस से पहले मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि टीडीएस काटा क्यों जाता है, याद आ रहा है किसी को? चलो आप अपने वे में एक्सप्लेन करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, आप ही बताओ, पवन आप बताओ, बैठ के बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर, पहली चीज तो दो चीजें इम्पोर्टेंट थी, क्या होता था कि ये है कि अगर इस ईयर का टैक्स है, इस साल अर्न करो, नेक्स्ट साल पे करो, बट नेक्स्ट साल जो अर्न किया है उसका पैसा बचता ही था। तो इसलिए सरकार ने कहा कि काम करिए, जब ईयर अर्न कर रहे हैं ना, उसी ईयर में थोड़ा थोड़ा टैक्स ले लेते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर एकदम से बर्डन ना हो। ठीक है, और दो रीजन मैंने बताए थे मेनली। और दूसरा रीजन ये था कि
एक बार मैं वेट कर लूं, दूसरा कोई और बता सकता है? कोई और बता सकता है दूसरा रीजन? हाँ आप बताओ। कुछ लोग आइडिया को फाइंड करते हैं, कुछ लोग आइडिया फाइंड नहीं कर पाते, इसी वजह से एक जैसे कोई कंपनी के अंदर जॉब करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो उसका मंथली इनकम रहेगी उसी के अकॉर्डिंग अपना उसमें कर जाएगा कंपनी वाले का, वही ठीक है। मेरे जवाब नहीं आया मेरे को, वो अच्छा नहीं लगा, आप बताओ। क्या होता ना कि अब बहुत सारा टैक्स इवेशन होता है कि अब जैसा आपने बताया था 10 करोड़ लोग भरते होंगे पक्ष पर तैयार का, तो उसमें से यहाँ पर कितने ऐसे होंगे जो नहीं भरते, तो तुम्हें टीडीएस में अगर टीडीएस कर रहा है तो उसे अपने आईटीआर में वो इनकम शो करनी हो, वो इनकम हमें पानी होती है सकेगा क्योंकि टीडीएस थोड़ा थोड़ा आपने ठीक बोला, बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, आप चाहो तो लास्ट क्लास वाली वीडियो दोबारा देख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार में। मैंने क्या बोला था आपको, जैसे मान लेते हैं ये पूरा साल है, ये कौन सा चल रहा है, मेरी लाइफ में पहली बार जॉब लगी है, मान लेते हैं अभी तक मैं तैयारी कर रहा था जिंदगी की, और तैयारी करने के बाद भाई मेरी जॉब लग गई, और ये साल चल रहा है 23, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ ये साल, और 31 मार्च 2024 को ये साल खत्म होगा। भाई मैं काम कर रहा हूँ अच्छा खासा, और यहाँ तक कि मेरी सैलरी भी मान लेते हैं 2 लाख रुपए पर मंथ लग गई, बहुत ज्यादा। पूरे साल में मैं कमाने वाला हूँ कितने, 24 लाख रुपए। अब चुपचाप मेरे को सैलरी मिलती जा रही है, साल खत्म हो गया, मैं बहुत मौज कर रहा हूँ। और भाई जिसके खर्चे, जितनी ज्यादा इनकम होती है उतने ज्यादा खर्चे करता है वो, तो मतलब अगर 2 लाख रुपए इनकम आ रही है तो करीब करीब मैं 1,80,000 रुपए खर्चा कर रहा हूँ, ये तो पक्की बात है। तो कहीं ना कहीं 10-20 हजार आप बचा पा रहे होगे, और हो सकता है वो भी ना बचा रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं उड़ाई दे रहे हो। अब आया अगला साल, अब अगला साल शुरू हुआ तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करती है, सबको पता ही चल जाता है कि भाई आईटीआर फाइल करना होता है, सबको पता है कि भाई आईटीआर फाइल करना है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए तो आप जाओगे सीए के पास, और अगले साल आप 31 जुलाई को गए सीए के पास कि सर आज लास्ट डेट है, आप मेरी आईटीआर फाइल कर दो। लास्ट डेट को अधिकतर लोग लास्ट डेट को जाते हैं। अब सीए पूछेगा भाई आपकी इनकम क्या है, सैलरी स्लिप दिखा दो, तो पिछले साल की जब पूरी सैलरी आप बताओगे इसकी 24 लाख इनकम, तो सीए तुरंत बोलेगा कि भाई इतना टैक्स बनता है दे दो। और वो टैक्स मान लेते हैं 5 लाख हुआ, मान लेते हैं, अभी रफली कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि टैक्स हुआ 5 लाख। अब सीए बोलेगा भाई आज लास्ट डेट है, 5 लाख रुपए फटाफट दे दो, और तो और कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ेगा, कुछ जो बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी 5 लाख ही मानो कि सीए कह रहा है भाई 5 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, आप दे दो फटाफट। ये कहेगा भाई मैं कमाता ही 2 लाख रुपए हूं महीने का, और आप क्या कह रहे हो मेरी 2.5 महीने की सैलरी मांग रहे हो, कुछ समझ आ रहा है आपको? 2.5 महीने की सैलरी, तो पहला एक बात हो सकती थी कि ये बंदा बोले यहीं उठ जाए, बोले सर आप रहने दो, मुझे आईटीआर फाइल ही नहीं करवानी। और अगर आपको आईटीआर ही नहीं फाइल करवानी तो इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आने वाला था नहीं आएगा। समझ आ गया? अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत है। अब कई लोग ऐसा मना कर देते थे कि सच में मैं आईटीआर फाइल ही नहीं करूंगा। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्लान किया, गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना जो जब इनकम कमाए वो उसका तभी टैक्स काट लिया जाए, टीडीएस काट लिया जाए। तो ये मैंने रफली एग्जांपल ले लिया था, 4,80,000 का टैक्स, याद आ रहा है? पिछली क्लास में मैंने 4,80,000 बोल दिया था। तो मैंने क्या बोला था, कंपनी ये क्या बोलते हैं हमारे गवर्नमेंट किसको बोलेगी, कंपनी वाले को ही, कंपनी वाले को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, सुनो भाई आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। किसी की सैलरी देने से पहले आप क्या कर लो, अगर उसका टैक्स बन रहा है तो आप टीडीएस काट लो। टीडीएस कैसे काटोगे, मान लेते हैं कि भाई सब 4,80,000 पूरे साल का टैक्स बन रहा है, आप कैलकुलेट कर लो पूरे साल का इसका टैक्स कितना बन रहा है, 4,80,000, तो आप 12 से डिवाइड करो, और हर महीने का टैक्स कितना आ गया, 40,000। तो आप उसकी पूरी सैलरी मत दो ना 2 लाख रुपए, आप उसको सैलरी ही टीडीएस काट के दो। आप क्या करो उसको कि ऐसे बोलो कि भाई तुम्हारी सैलरी हमारी जो फाइनल हुई थी वो हुई थी 2 लाख रुपए पर मंथ, और आपका हम टीडीएस काट ले रहे हैं, टैक्स काट ले रहे हैं, कितना काट ले रहे हैं, 40,000, और 1,60,000 का टैक्स, वो सॉरी 1,60,000 रुपए पे कर दो सीधा उसको। तो अब उसका हर महीने ही जब जब सैलरी आएगी, जब जब टीडीएस कट ही जाएगा, यानी टैक्स इसका कहीं ना कहीं पहुंच ही गया, तो बंदा आईटीआर तो फाइल करेगा ही। अब समझ आया? अब इसको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है। समझ आ गया? ये एक तो पॉइंट बताया था। तो इससे क्या होता था, टैक्स इवेजन जो चोरी होने वाली थी वो बच जाती। जो कई लोग आईटीआर नहीं फाइल करेंगे अब उनको मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। समझ आ गया? अच्छा सिर्फ क्या सिर्फ सैलरी पे कटता है? नहीं भाई, और भी बहुत सारी चीज, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, प्रोफेशनल फीस, याद आ रहा है? अगर आप किसी को फीस देने वाले हो, जैसे कि मान लेते हैं मैंने सीए को फीस दी, ध्यान से सुनना, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में सीए को मैंने बुलाया कि सर आपको ये काम करना है, अब टैक्स का मेरे को एडवाइस दे दो, और सीए ने बोला भाई 1 लाख रुपए लूंगा, मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ठीक है भाई, और आपने सीए को 1 लाख रुपए पे कर दिए। अब सीए जब अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो पता नहीं इस 1 लाख को अपनी इनकम दिखाए कि ना दिखाए, हो सकता था भाई सीए की तो बहुत सारी इनकम होगी, अलग अलग जगह से इनकम होगी, कोई कोई सी इनकम दिखाए ही ना, वो गवर्नमेंट को आईटीआर फाइल करते समय दे ही ना। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई इसको भी करना, और सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई सारे प्रोफेशनल होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, जैसे एडवोकेट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम एक ना टीडीएस का रूल लेकर आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, आप किसी को पेमेंट करोगे अगर प्रोफेशनल फीस कर रहे हो,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं अभी सपोज कर लेते हैं कि 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अब आप जब सीए को 1 लाख फीस पे करोगे, वो सीए आपको बिल देगा 1 लाख का, लेकिन आप फीस कितनी पे करोगे, 90,000, और 10,000 का टीडीएस काट लोगे। 10,000 का क्या काट लोगे, टीडीएस, और टीडीएस काट के इसको गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। अच्छा, गवर्नमेंट को टैक्स तो थोड़ा सा ही मिला इससे, सिर्फ 10,000, लेकिन गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस सीए ने 1 लाख रुपए कमाए हैं। अब जब सीए अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो क्या वो 1 लाख रुपए छुपा सकता है? वो बात समझ आ रही है? तो इस वजह से देखो, मेन दो रीजन थे जिस वजह से टीडीएस काटा जाता है। एक तो गवर्नमेंट को जो पैसे अगले साल मिलने वाले हैं वो इसी साल मिल जाएंगे। भाई मेन रीजन तो ये है, जो पैसे अगले साल मिलने वाले हैं, जैसे अगले साल कोई आईटीआर फाइल करेगा तब जाके वो टीडीएस आपको टैक्स पे करेगा। अभी टीडीएस अगर कट रहा है तो इसी साल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो पहला फायदा क्या, कि भाई सब एडवांस में गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है टीडीएस की वजह से, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट का क्या फायदा, टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन बच सकता है। कई लोग जो आईटीआर नहीं फाइल करने वाले थे अब उनको फाइल करनी पड़ेगी। कई लोग जो टैक्स अपना इनकम अपनी कम बताने वाले थे, अब अगर उनका टीडीएस कटा है तो उनको पूरी इनकम बताएंगे। क्या हुआ भाई, देख लो, समझ लो, 10-12 बज रहे हैं, आपका पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। इधर देखो, यहां तक समझ आ गया था, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हुई थी। अब बात करते हैं कि भाई आपको टीडीएस कब कब काटना, अगर टीडीएस का आपको काम करना है तो क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। बताओ क्या क्या बताया था मैं। सबसे पहले तो टीडीएस के रूल समझो, अच्छे से सीखो कि भाई साहब टीडीएस किस पे काटना है, किसका काटना है और किसका नहीं काटना, पता चल गया। भाई पता तो होना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पेमेंट करने जाओ टीडीएस, भिखारी कह रहा है 10 रुपए दे दो, बोलो 9 ही दूंगा, एक 10% टीडीएस काटूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए किसका टीडीएस काटना है और किसका टीडीएस नहीं काटना है, कौन कौन से रूल लगते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने टीडीएस काटा तो आप अपनी बुक में एंट्रीज कैसे करोगे, और जिसका टीडीएस कटा वो अपनी बुक में कैसे एंट्रीज करेगा, तो वो भी मुझे आपको समझाना है। इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं टीडीएस काटा, ठीक है, उसके बाद टीडीएस को जमा कैसे कराओगे। आप एक बार बताओ, किसी का टीडीएस काट के अपने पास रख लोगे क्या? नहीं, आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो आप जमा कैसे कराओगे, और साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि जब टीडीएस काट लिया, जमा भी करा दिया, तो क्या गवर्नमेंट आपसे रिटर्न नहीं मांगेगी, गवर्नमेंट आपसे डिटेल नहीं मांगेगी कि किसका काटा, क्यों काटा, सारी डिटेल्स हमें दो। तो वही होता है आपका ना टीडीएस का रिटर्न। बहुत ईजी रिटर्न होती है, ऐसा कुछ भी टफ वाला पॉइंट नहीं होता इसमें, लेकिन हाँ समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझोगे जब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। और लास्ट चीज कि भाई किसी का टीडीएस अगर आपने काट लिया तो क्या चुपचाप रख लोगे। अब मान लेते हैं मुझे साकिब भाई को 10,000 रुपए देने थे, मैंने 9,000 दिए, 1,000 काट लिया, तो क्या साकिब भाई बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे को कम से कम सर्टिफिकेट तो दे दो, आपने टीडीएस काटा है तो सर्टिफिकेट तो दे दो, कल को मैं गवर्नमेंट से वापस मांगूंगा। अब आप बोलोगे वापस कैसे मांगते, आगे में डिस्कस करेंगे, लेकिन समझ लो आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट काट के देना पड़ेगा। समझ आ गया क्या, इतने पॉइंट क्लियर हैं या कोई डाउट है? क्लियर है ये सारे पॉइंट। अब चलो, मैंने एक और बात बताई थी, अब मैंने बोला था कि भाई टीडीएस समझने से पहले थोड़ा सा आपको इनकम टैक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे चीजों को। तो इनकम टैक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बताओ। मैंने बोला था एक कंपनी, एक कोई भी हो, कंपनी हो, बिजनेस हो, कोई आदमी हो, उसकी इनकम कहां से हो सकती है, टोटल 5 जगह से। सबसे पहली सैलरी, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी कैपिटल, सबका एक्सप्लेन कर रखा है मैंने पहले क्या होता है। चौथा बिजनेस, बिजनेस से कमा सकता है या प्रोफेशन से कमा सकता है, और अगर इन चारों से नहीं हुआ तो कहां से होगा, अदर सोर्स, यानी आपकी इनकम छूटेगी नहीं, आपकी सारी इनकम को गवर्नमेंट जोड़ देती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हो आप, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या इस इनकम पे टैक्स देना होता है? नहीं, आपको इस इनकम पे टैक्स नहीं देना है। इसके बाद आपको गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन घटाने को देगी, डिडक्शन गवर्नमेंट कहेगी। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट मोटिवेट करती है आपको, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आप इन जगह पे, इन जगह पे पैसे लगाओ ताकि हम आपसे टैक्स कम लेंगे। तो लोग मोटिवेट होकर उन जगह पे पैसे लगाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि लोग, गरीबी कम होती है। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर मान लेते हैं आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मान लेते हैं भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपका 3 लाख या 4 लाख का बिल बन रहा है, तो वो कौन पे कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी। आपके पास अचानक से 3-4 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको वो इलाज वहां से हो गया। सेम इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था, बाई चांस आपकी डेथ हो गई तो गवर्नमेंट ऐसी जगह पे चाहती है कि आप पैसा लगाओ, इसीलिए गवर्नमेंट आपको क्या करती है, मोटिवेट, कि भैया आप ऐसी ऐसी जगह पे पैसे लगाओ और हम आपको क्या कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे। डिडक्शन करने के बाद, अब ये डिटेल में समझेंगे डिडक्शन कौन कौन से होते हैं, कब कब कहां कहां पैसे लगाओगे तो डिडक्शन मिलेगा, कहां कहां पैसे लगाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन डिडक्शन मिलने के बाद आपकी जो इनकम बचती है, इस इनकम पे आपको टैक्स देना होता है और इस पे टैक्स कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलो, और हम यहीं से सीखना शुरू कर रहे थे और हमने लास्ट क्लास में ऑफ कर दिया था, तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहले तो एक बार थोड़ा सा 1-2 बातें और बता दूं आपको कि हर साल 2 तरह के टैक्स चलते हैं, हर साल। अभी ये पिछले कुछ दिनों से रूल आया है, पहले नहीं होता था।
पहले एक ही तरह के टैक्स होते थे, बट अभी पिछले कुछ दिनों से हर साल दो तरह के टैक्स चलते हैं, एक ओल्ड टैक्स रेजिम है और एक न्यू टैक्स रेजिम है। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है कि आप ना दोनों से अपना टैक्स कैलकुलेट करो। पहले तो आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि न्यू चूज करना है न्यू चूज करो, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो। एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं अगर मैं नॉर्मल पर्सन की, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि भाई साहब आप दोनों से कैलकुलेट करो और जिससे आपका टैक्स कम बन रहा है, मान लेते हैं ओल्ड से मुझे दिख रहा है मेरा टैक्स कम बन रहा है, तो आप ओल्ड वाले से आईटीआर फाइल कर दो। और अगर आपका टैक्स न्यू टैक्स रेजिम से कम बन रहा है तो आप न्यू वाला चूज करो। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, अरे हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कब कब किसको ओल्ड चूज करना चाहिए और किसको न्यू चूज करना चाहिए। दूसरी बात कि कुछ लोगों के ऊपर गवर्नमेंट ने रूल ऐसा लगा रखा है, अगर आपने न्यू चूज कर लिया तो हमेशा न्यू चूज करना पड़ेगा। वो कौन कौन से लोग होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आपके लिए बस इतना सा ध्यान रखना है कि दो तरह के टैक्स रेजिम होते हैं, एक ओल्ड टैक्स रेजिम है और एक न्यू टैक्स रेजिम है। अभी पिछले कुछ दिनों से हर साल ये चल रहा है, ओल्ड टैक्स रेजिम है न्यू टैक्स रेजिम है। अब ये ओल्ड से ये नहीं कि पिछले साल का, नहीं नहीं इसी साल का है, लेकिन इस साल में भी दो रेजिम बना दिया गया, ओल्ड टैक्स रेजिम है और न्यू टैक्स रेजिम। पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे हमारे न्यू टैक्स रेजिम, जो अभी लेटेस्ट सबसे ज्यादा लोग इसको बड़ा पॉपुलर हो रहा है, ये न्यू टैक्स रेजिम है, तो हम पहले इसको समझते हैं न्यू टैक्स रेजिम। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम के बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हो, और कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं बताओ जरा, 23-24 की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर। अगर असेसमेंट ईयर वर्ड यूज करूंगा तो क्या 24-25 दोनों सेम होता है, पता ना ये बात। चलो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप 3 लाख रुपए तक इनकम कमाते हो, ध्यान से सुनो, 3 लाख रुपए तक इनकम कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गवर्नमेंट ने, अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में इस साल का ये जो लेटेस्ट रूल है उसके हिसाब से 3 लाख रुपए तक कमाते हो कोई टैक्स मत दो, आप मौज करो, ठीक है। अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपए तक कमाते हो, ध्यान से सुनना, 3 लाख से 6 लाख के बीच में, तो आपको 5% टैक्स देना है। लेकिन 5% किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मैं 6 लाख रुपए कमाता हूं, ध्यान से सुनना बात को, 6 लाख रुपए कमाता हूं तो गवर्नमेंट कहेगी पहले 3 लाख तो छोड़ दो, पहले 3 लाख पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्लियर हो गया। बाकी के 3 लाख, 6 लाख आपने कमाया तो 3 लाख तो साइड कर दो, बाकी के 3 लाख का 5% देना है। सॉरी देखो, बाकी के 3 लाख का 5% देना है, पूरे 6 लाख का 5% नहीं देना, बाकी के 3 लाख का 5%, तो कितना हो जाएगा 15,000, समझ आया। चलो अब अगर कोई 6 लाख से 9 लाख तक कमाता है तो उसको 10% देना है, तो क्या पूरे 9 लाख पे 10%, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 3 लाख से 6 लाख का बीच का जो अमाउंट है उस पे आपको 5% टैक्स देना है। और 6 लाख से 9 लाख के बीच के अमाउंट पे आपको कितना टैक्स देना है 10%, और 9 लाख से 12 लाख के अमाउंट पे 15%, 12 लाख से 15 लाख के अमाउंट पे 20%, और 15 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हो तो 30% ऊपर वाले अमाउंट पे। अब बोलोगे यार याद कैसे रखेंगे, बड़ा आसान है, देखो इधर 3-3 लाख बढ़ रहा है हर तरफ, इधर कितना कितना बढ़ रहा है 3-3 लाख, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर, और इधर 5-5% बढ़ रहा है, पहले 0 फिर 5% फिर 10% फिर 15% फिर 20% और फिर 30%। कुछ समझ आया। अब आप बोलोगे एक कैलकुलेट करके दिखाओ, एक कैलकुलेट करके दिखाओ। और आज हमारी जो मेन चीज होगी ना, पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम में समझेंगे, न्यू टैक्स रेजिम में समझेंगे, फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में समझेंगे, हम सारे तरह के टैक्स रेजिम में समझेंगे, कब कब क्या क्या रिबेट होती है वो भी समझेंगे, और कैलकुलेट करके देखेंगे। एक्चुअल में मेन चीज है आज की क्लास में हमारी कैलकुलेशन, तो अभी आप कैलकुलेट करके देखोगे, लेकिन पहले एक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। चलो इधर इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस साइड में कैलकुलेट करता हूं यार इधर। चलो अगर कोई आदमी मान लेते हैं 12 लाख रुपए कमाता है, 12 लाख रुपए कमाता है, किसी आदमी की इनकम है, तो इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले वो 12 लाख लेकर आया है, आप बोल दो सर 3-3 लाख, 3 लाख पहले निकाल लो, उसमें से निकाल लो 3 लाख रुपए पे हम आपसे 0% टैक्स लेंगे, यानी आपको कोई टैक्स देना नहीं है। 3 लाख रुपए तो आपके बच गए। अब आपके पास बचे कितने 9 लाख। अगले 3 लाख से 6 लाख रुपए वाले जो पैसे हैं ना आपके, उस पे कितना टैक्स लेंगे 5%। टोटल आपके पास 12 लाख है, पहले 3 लाख साइड रख दो, 3 लाख से 6 लाख के बीच वाला पैसा उठाओ और इस पे कितना देना है आपको 5%, यानी ये जो इनके बीच का पैसा 3 लाख है, 3 लाख का 5% कितना होता है 15,000 रुपए, समझ आ गया। अच्छा इसके बाद फिर आप क्या करना है, 6 लाख से लेके 9 लाख रुपए का अगला अगला उठाओ, और ये भी बीच के 3 लाख ही होते हैं, ये 3 लाख पे कितना देना आपको 10%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा
30,000, समझ आ रहा है? अच्छा, और फिर 9 लाख से ऊपर जो आप पैसा कमाते हो, 9 लाख से लेके 12 लाख तक, 9 लाख से लेके 12 लाख तक, तो कितना हो जाएगा आपका इसका 15%। ये भी बीच के 3 लाख ही है, 3 लाख का 15% कितना होगा 45,000। तो आप ये टोटल जोड़ोगे, आपको जो टैक्स देना है वो 90,000। पर क्या यही एग्जैक्ट टैक्स देना? नहीं, अभी और भी चीजें इसमें आएंगी, लेकिन पहले तो समझो ये हमने कैलकुलेशन कैसे की। क्या कैलकुलेशन समझ आई आपको? पहले तो समझ लो 3-3 लाख का हिसाब रखना है। शुरू के 3 लाख पे कई लोग क्या सोचते हैं, अगर 12 लाख कमाया तो पूरे 12 लाख पे 15% लगेगा। नहीं, आपको स्लैब में, इसे क्या बोलते हैं आप, स्लैब रेट, स्लैब रेट चल रहा है ये, कि भाई इतने पैसे पे इतना टैक्स, इतने पैसे पे इतना टैक्स, इतने पैसे पे इतना टैक्स, ये स्लैब रेट है। एक होता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब जैसे अगर आपने 10 लाख कमाया और गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर 10% टैक्स है तो 10 लाख का 10% फ्लैट दो, उसे बोलते हैं फ्लैट रेट। लेकिन ये कौन सा रेट है बताओ? स्लैब रेट। तो स्लैब रेट कुछ समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, एक बात और बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सैलरी। अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं 20 लाख है, ध्यान से सुनना, पूरे साल की अगर मान लेते हैं आपकी सैलरी 20 लाख है, तो गवर्नमेंट 20 लाख आपकी इनकम नहीं मानती। सैलरी पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। भाई आपकी कितनी भी सैलरी हो, आपको 50,000 छोड़ दिया जाएगा। कितने रुपए छोड़ दिया जाएगा? 50,000। 50,000 छोड़ दो, आपकी जो इनकम मानी जाएगी कितनी मानी जाएगी? 19,50,000। तो इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपकी इनकम क्या मानी जाएगी? 19,50,000। तो सैलरी वाली इनकम पे गवर्नमेंट आपको कितना छोड़ देती है? 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक बात और बता दूं, अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम में चूज किया तो भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज किया तो भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये लेकिन पिछले साल, वैसे तो मैं आपको पिछले साल का अलग से बताऊंगा, बट हल्का सा आइडिया दे देता हूं किसी को पता हो पिछले साल का। पिछले साल क्या होता था, अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज किया तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था सैलरी में, लेकिन अगर आपने न्यू चूज किया तो पिछले साल नहीं मिलता था। ये पिछले साल का रूल था। लेकिन अभी इस साल का आपको तो भाई इस साल का समझना है ना। इस साल के रूल के हिसाब से क्या है, आपने चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज किया हो चाहे न्यू टैक्स रेजिम में चूज किया हो, आपकी जो भी सैलरी की इनकम होगी उसमें से 50,000 का क्या मान लिया जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझ आ गया? चलो अब एक बात सुनो ध्यान से। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये कहां गया? मैंने आपको ये बताया था ना कि किसी की भी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां जब सैलरी लिखोगे तो आप अपने आप 50,000 घटा के लिखना, ठीक है? 50,000 घटा के, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा के। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, उसमें भी कुछ डिडक्शन मिलती है, उसे घटा के। जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे उसको। कैपिटल गेन, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सारी इनकम लिख दोगे, ये टोटल इनकम आ गई। उसके बाद आप क्या घटाते थे? टोटल इनकम आ गई, इसके बाद क्या घटाते थे हम? डिडक्शन। याद है मैंने क्या बताया? 80C से 80U तक आपने, गवर्नमेंट ने जहां जहां बोल रखा है पैसा लगाने को, वहां वहां पैसा लगाओगे तो गवर्नमेंट उसे घटा देगी, और आपकी जो इनकम आती है ये क्या बोली जाती है? नेट टैक्सेबल इनकम। और आपको जो टैक्स देना होता है वो किस पे देना होता है? नेट टैक्सेबल इनकम पे। तो अभी जो मैं मान के चल रहा हूं, ये जो भी मैं बोल रहा हूं कि किसी की 10 लाख इनकम है, इस पे टैक्स कैलकुलेट करो, तो आप समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? नेट टैक्सेबल इनकम की। ये ऊपर की सारी कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अब आप कहोगे कि एक बात बताओ, ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करें या न्यू टैक्स रेजिम में चूज करें, ये कैसे पता चलेगा? पहले तो अभी दोनों को समझ लेते हैं, फिर दोनों में कुछ नुकसान है कुछ फायदा है। वो क्या नुकसान है क्या फायदा है वो बताऊंगा, तब आप डिसाइड करना कि भाई मेरे को ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करना चाहिए कि न्यू टैक्स रेजिम में। पहला हमारा काम क्या है? हम टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं, टैक्स कैलकुलेशन सीखते हैं। चलो आ जाओ इधर, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लेते हैं मेरी इनकम है 5,70,000 रुपए, ठीक है? 5,70,000 रुपए इनकम है। कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं? नेट टैक्सेबल इनकम। किसकी बात कर रहा हूं? नेट टैक्सेबल इनकम, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ आ गया ना? सारी डिडक्शन, सारे वो सैलरी में भी 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने वटाने के बाद आपकी इनकम आ रही है नेट टैक्सेबल इनकम, जिसपे आपको टैक्स देना है। ये 5,70,000 आ रही है। बताना जरा मुझे कि इस पे टैक्स कितना आएगा? आपने बोला 13,500। कैसे कैसे निकाला? आपने बोला होगा पहले जीरो से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना हमको, कोई टैक्स नहीं देना, 0%। अच्छा, 3 लाख से लेके 6 लाख का 5% होता है, लेकिन 6 लाख तो है नहीं, तो 3 लाख से 5,70,000 तक का, 3 लाख से 5,70,000 तक का, ये कितनी इनकम हुई बताओ जरा? 2,70,000। इसका कितना परसेंट? 5%। बताओ जरा कितना होगा? 13,500। तो आपने बोला 13,500, तो टैक्स कितना बन रहा है? 13,500। क्या ये बात समझ आई? क्या ये पॉइंट अब तक क्लियर हुआ? चलो कुछ और क्वेश्चन आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले और आगे बात समझाता हूं। पहले बताओ ये क्लियर है?
कि आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करो। अभी मैं दूंगा आपको 20 लाख भी दूंगा, 25 लाख भी दूंगा, आएंगे उस पॉइंट पे। लेकिन थोड़ा सा एक बात समझो, अब इनमें किसी कोई 3,10,000 कमा रहा है तो भी वो टैक्स दे रहा है, 3,10,000 कमा रहा है तो भी उसका टैक्स बन रहा है। कोई 3,20,000 मतलब 3 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा कमा रहे हो तो आपका टैक्स बन रहा है। बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार, थोड़ा सा हम आपको छूट देते हैं। ध्यान से सुनो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, गवर्नमेंट ने एक रिबेट लेकर आई। क्या रिबेट लेकर आई, ध्यान से सुनना। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो उनके लिए ये फायदा लाया। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, ध्यान रखना ये पिछली बार चेंज था, पिछली बार रूल कुछ और था। अभी आपको पिछला छोड़ दो, आप भूल जाओ, पिछला मैं आपको अलग से बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी आपका सिर्फ फोकस कहां होना चाहिए, नए वाले पे। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो गवर्नमेंट आपको एक फायदा देने वाली है। क्या फायदा देने वाली है, अगर आपका टैक्स 25,000 बना तो हम 25,000 पूरा छोड़ देंगे। अगर आपका टैक्स 10,000 बना तो हम आपको पूरा 10,000 छोड़ देंगे। यानी दोनों में से जो कम होगा, जो टैक्स अगर 25 पूरा बन रहा है तो 25 पूरा छोड़ देगी गवर्नमेंट। लेकिन कब, जब आपने न्यू टैक्स रेजिम चूज किया। ये किसके हिसाब से अभी हम सीख रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या गवर्नमेंट ने बोला, पहले तो टैक्स रेट बताया, फिर आपको समझ आ गया कि 3 लाख से ऊपर भी अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ये बात आपको समझ आ गई। फिर गवर्नमेंट ने तुरंत बोला देखो भाई आप डरने की जरूरत नहीं, अगर आपकी इनकम, लेकिन कौन सी टैक्सेबल इनकम, ध्यान रखना वो टोटल इनकम की बात नहीं हो रही, कौन सी टैक्सेबल, वो सारा घटाने के बाद अगर जो आपकी इनकम बच रही है वो कितनी बच रही है, 7 लाख। अगर 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम बच रही है तो गवर्नमेंट आपको, अब 7 लाख 1 रुपए भी इनकम हुई तो ये रिबेट नहीं मिलने वाली, आपको पूरा जो टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 7 लाख तक की इनकम है, अब आप बोलोगे 7 लाख यानी 699 लेंगे क्या, नहीं नहीं, 7 लाख रुपए भी आपकी इनकम होगी तो भी आपको ये रिबेट मिलेगा। 7 लाख 1 रुपए होगी तो नहीं मिलेगा। क्या रिबेट है, अगर आपकी इनकम क्या है 25,000 का टैक्स बन रहा है या फिर टैक्स इससे कम बन रहा है, जो भी बन रहा है उतनी गवर्नमेंट आपको रिबेट दे देगी। रिबेट मतलब इस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना, समझ आ गया, इस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना। आप बोलोगे एग्जांपल बताओ, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपकी इनकम एग्जैक्ट ले लेते हैं 7 लाख रुपए, एग्जैक्ट आपकी इनकम कितनी है 7 लाख रुपए। कौन सी इनकम की बात हो रही है, ये नेट टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स देना है आपको, वो इनकम आपकी मान लेते हैं 7 लाख रुपए है। अब आप बताओ क्या होगा, आपने न्यू टैक्स रेजिम चूज किया है तो बताओ कैसे टैक्स कैलकुलेट करोगे। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0% यानी जीरो टैक्स। ऐसे ही 3 लाख से 6 लाख तक 5% यानी कि कितना, 15,000 रुपए। कैसे निकला ये 15,000, 3 लाख से 6 लाख के बीच का अमाउंट है 3 लाख, 3 लाख का 5% कितना होता है 15,000। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। लास्ट वाला कौन सा है, 6 लाख से 7 लाख, क्योंकि 1 लाख 6 लाख से 9 लाख तक 10% होता है, लेकिन 9 लाख तो आप कमा ही नहीं रहे ना, 7 लाख कमा रहे हो तो कितना 10%। ये बीच का कितना अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। तो आपका टैक्स कितना बन रहा है 25,000। तो जैसे ही 25,000 टैक्स बन रहा है आपका, गवर्नमेंट तुरंत कहेगी रिबेट, आपको रिबेट दे देगी। अच्छा ये सेक्शन याद रखना, अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिल जाएगी, किसके अंडर में 87A। कितने रुपए की रिबेट मिल जाएगी 25,000। अच्छा अगर आपका टैक्स 10,000 बन रहा होता तो रिबेट कितने की मिलती, पूरे 10 की। अगर 12 बन रहा होता तो 12 की रिबेट, 25 का टैक्स बन रहा है तो रिबेट कितनी मिलेगी 25 की, यानी आपका टैक्स कितना बनेगा 0। आपका टैक्स कितना बनेगा 0। यानी कि नए टैक्स रेजिम में इस साल अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। किस वजह से, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या पॉइंट समझ आया। लेकिन अगर मान लेते हैं इसी की इनकम होती 7,10,000 तो टैक्स कितना बनता, फटाफट बताओ, चलो कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ बताओ कैलकुलेट करके बताओ मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताओ कितना। भाई कह रहा है 26,000 आएगा, ठीक है चलो और बाकी देख लो एक बार। अब आप बोलोगे कर ही दो ना, 26,000 बता तो दिया। देखो 0 से 3 लाख का कितना टैक्स होगा 0%, यानी 0 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख से 6 लाख पे 5%, कितना अमाउंट, कई लोग गलती करते हैं, ध्यान रखना पूरे 6 लाख का 5% नहीं भाई, बीच के 3 लाख का 5% कितना होगा बताओ 15,000। क्लियर है ये पॉइंट। 6 लाख से लेके 9 लाख तक का 10% होगा, लेकिन 9 लाख तो कमाया ही नहीं, इसने कितना कमाया 7,10,000, यानी 1,10,000 बीच का अमाउंट होगा 1,10,000, इसका 10% कितना होगा बताओ 11,000। तो ये जो टैक्स बन गया वो कितना बन गया 26,000। क्या रिबेट मिलनी है इसको, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलनी है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी बढ़ गई तो अब आपको रिबेट नहीं मिलेगी, अब आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा 26,000। लेकिन इसमें एक और बात है, गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट इसके बाद आपसे लेती है हेल्थ
एंड एजुकेशन सेस। ध्यान से सुनना, पहले तो ये आपका टैक्स निकल गया नॉर्मल, कितना टैक्स बन रहा है 26,000। ये आपको ये इतना नहीं देना, 26,000 नहीं देना, इसके साथ आपको 4% और देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है 4%। अब किसका 4% ध्यान रखना, जो टैक्स बनेगा ना इस 26,000 का 4% निकालना है, किसी और अमाउंट का मत। ये 7,10,000 का 4% मत निकालने लगे। जो आपका टैक्स बन रहा है, जो आपका टैक्स बन रहा है, अगर रिबेट घटाने के बाद जीरो हो गया तो बात खत्म। पहले रिबेट लगेगी। रिबेट कब तक आएगी, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो ही रिबेट लगेगी। अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस कर गई, अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस कर गई तो अब आपको रिबेट नहीं मिलनी। और आपका जो भी टैक्स बनेगा इसको टैक्स पे आपको अलग से कितना जोड़ना पड़ेगा 4%। किसका 4% निकालोगे 26,000 का 4%। 26,000 का 4% कोई बताएगा मुझे कितना, सॉरी 1040, तो 1,040 आ रहा है। तो अब आपको ये जोड़ के 27,040 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 27,040 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कुछ ये बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात और, इसमें एक और बात है, अगर मान लेते हैं 27,040 की जगह 27,038 आया होता फिर क्या करते हैं, राउंड ऑफ 10 रुपीज के राउंड ऑफ में। एक बात ध्यान रखना, जो टैक्स पे करना होता है वो हमेशा 10 रुपीज के राउंड ऑफ में करना पड़ता है, राउंड ऑफ में। जैसे अगर आपका 1,040 रुपए का टैक्स बना तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1,035 रुपए का टैक्स बना तो 1,040 देना पड़ेगा। 1,034 का टैक्स बना तो सिर्फ 1,030 देना पड़ेगा, वो राउंड ऑफ हो जाएगा। यानी कि 10 रुपए के राउंड ऑफ में हमेशा आपको जो टैक्स पे करना होता है वो करना होता है। कुछ कैलकुलेशन समझ आई अभी तक मैं क्या समझा रहा हूँ। एक बार आ जाते हैं दोबारा इस पॉइंट पे। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पहले न्यू टैक्स रेजिम में सीख रहे थे हम। न्यू टैक्स रेजिम में पहले तो मैंने आपको रेट बता दिया, बड़े सिंपल से रेट है। रेट याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, शायद एक बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। 3-3 लाख से इधर बढ़ रहा है और इधर 5-5% से बढ़ रहा है, क्लियर है। लास्ट 30% तक जा रहा है, ऐसा ही है। लेकिन ध्यान रखना 20 के बाद सीधा 30 हो रहा है, ये ध्यान रखना। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 20 के बाद 25 कर दिया, नहीं 20 के बाद सीधा कितना हो रहा है 30, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इधर आ जाते हैं लास्ट, सॉरी ठीक है, ये इधर उधर हो गया, चलो इसकी तो बात छोड़ो। दूसरा क्या बताया आपको कि रिबेट, एक रिबेट मिल जाएगी आपकी, जो भी इनकम होगी उसमें आपको क्या मिल जाएगी रिबेट। लेकिन इनकम में रिबेट तभी मिलेगी जब आपकी इनकम कितनी होगी 7 लाख रुपए तक। अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस कर रही है तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट का नाम याद रखना है क्या, सेक्शन याद रखना है क्या, हाँ रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्लियर है ये पॉइंट। चलो अब इधर बात करते हैं कि क्या आपको सिर्फ वही देना पड़ता है जो आपका टैक्स बनता है, नहीं भाई, आपको अलग से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। और कितना देना पड़ता है 4%। लेकिन किसका 4%, टैक्स का, जो भी आपका टैक्स आएगा उसका 4%। और याद रखना इसके साथ एक और बात कि जो भी 4% आपका टैक्स आएगा उसको भी, और जो फाइनल टैक्स बनेगा वो 10 रुपए के राउंड ऑफ में होगा, 10 रुपए के राउंड ऑफ में आपको पे करना होता है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब सरचार्ज की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूं और आप मुझे बस कैलकुलेट करके बताओ कि भाई आपका टैक्स कितना बन रहा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन, चलो। एक आप करो, किसी की, कोई आदमी है उसकी एज है 70 ईयर्स, ठीक है। आप बोलोगे एज से क्या मतलब है, न्यू टैक्स रेजिम में एज से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक मैंने कहां बताया आपको कुछ एज से लेना देना बताया, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मेरा मन कर रहा है लिखने का, मैंने लिख दिया। और उसके बाद इसका इनकम बताते हैं। और ध्यान रखना जब भी मैं इनकम की बात करूं तो मैं कौन से इनकम की बात कर रहा हूं अभी आपसे, टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स लगना है। यानी कि वो सैलरी, अगर सैलरी से इनकम होगी तो 50,000 उसने घटा दिया होगा, और कोई सी इनकम होगी सारी जोड़ दिया होगा। और अगर कोई डिडक्शन अलाउड है, ध्यान रखना 80C से 80U तक अगर कोई डिडक्शन अलाउड है तो वो डिडक्शन भी घटा दिया होगा। वो सारा घटाने के बाद जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है, इसकी बात कर रहा हूं मैं कि ये इसकी है 16,90,000 रुपए। कितनी इनकम है 16,90,000 रुपए। तो आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करो, एक तो इसका कितना टैक्स बन रहा है। एक और आपको देता हूं क्वेश्चन, कोई आदमी है इसकी एज है 19 ईयर्स और जो इसकी टैक्सेबल इनकम है वो है 11,20,000 रुपए। तो इन दोनों पे क्या टैक्स बन रहा है आप फटाफट मुझे बताओ। और एक और दे देता हूँ ना, 3 हमें देना चाहिए, 2 अशुभ होता है तो 3 देते हैं हमें क्वेश्चन। किसी की एज है 19.5 ईयर्स, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है तो अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको। और टैक्सेबल इनकम इसकी है 6,50,000 रुपए। और एक बात सुन लो, अभी मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम में तो बताया ही नहीं, तो अभी हम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तीनों ने कौन सा टैक्स रेजिम में चूज किया है,
न्यू, तीनों ने न्यू टैक्स रेजिम चूज किया है, तो न्यू टैक्स रेजिम पे क्या इनकम बन रही है तीनों की, फटाफट मुझे बताओ। बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी से वो ले लो यार, कॉपी ले लो, किसी से कर लो, फोन में कैलकुलेट कर लो यार, इतना तो समझदार हो गए हो। एक नजर में किसकी इनकम बता सकते हो आप? एक नजर में अगर मैं बोलूं बस एक झटके में देख के बता दो कि इसकी टैक्स कितना बनेगा, तो किसका बता सकते हो? मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो किसका एक नजर में देख के बता सकते हो आप? देखते ही आप कह रहे हो सी का, बताना मत, और बाकी बताओ किसका बता सकते हो एक नजर में? मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, तुरंत बताओ, तुरंत एक झटके में बताओ। सी की बता दोगे एक झटके में, और कोई बताओ, आप बताओ, क्या नाम है आपका, आप बताओ भाई। इन तीनों में मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन नहीं है तुम्हारे पास, बस एक झटके में एक का आंसर देना है तुरंत, किसका दे दोगे? हाँ, किसका टैक्स कितना बन रहा है? नहीं, ज्यादा कम नहीं पूछ रहा हूँ, कितना बन रहा है एग्जैक्ट, अगर एक झटके में बताना हो तो किसका बता दोगे? आप बताओ प्रेमपाल, आप तो मेरे खानदान से रिलेटेड लगते हो मैं भी पाल, आप भी पाल, बताओ भाई। हेलो, आप बताओ निखिल। सी वाला? तो जो जो सी तुरंत बोल दे रहा है वही दिमाग लगा रहा है, बाकी दिमाग ही नहीं लगा रहे। एक बात बताओ, अभी आपको क्या बताया था, अगर किसी की इनकम 7 लाख से कम हो तो टैक्स कितना बनेगा? 0। तो किसका एक झटके में बता पाओगे? सी का 0 बन रहा है टैक्स, तो ये भी अगर नहीं सोच पा रहे हो, इसके लिए भी तुम टाइम लगा रहे हो, तो फिर इसका मतलब मजा नहीं आ रहा। करो करो कैलकुलेट करो, छोड़ो यार, तुम्हें पढ़ाना फायदा नहीं है कोई। चलो अब तक एक का तो आंसर निकाल दिया होगा, बताओ ए का कितना आ रहा है? ए का 1,66,400, 1,66,400, चलो अभी चेक करेंगे बी बी का का। आ रहा है 60,320 और ठीक सी है, का आ रहा है 20,800। 20,800। अभी वही बात हुई कि वही, एक बंदा ये 5 का ये फिर छत लगा के 4%। ये भगवान। अभी तो बताया क्या? ठीक है, एक बार ठीक है क्या? 3 लाख नहीं, लगने 3 लाख है, जीरो ही तो होगा। 7 लाख की डिबेट नहीं है, डिबेट अभी नहीं काटा टैक्स। रिवे फाइनल टैक्स बताना है, अब तो आपको सब समझा दिया ना, यहाँ तक कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ के बताना, आपको फाइनल बताना है मेरे को, फटाफट करो। तो टैक्स तो वही होगा ना, फाइनल टैक्स होना चाहिए ना, तो फाइनल बताना है। चारों उन दोनों में आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया था, तो इसमें क्यों नहीं वहां तक पहुंचे? इसमें 1,66,400, 1,66,400 नहीं का। ठीक है, आप कह रहे हो 1,66,400, आंसर आप बता रहे हो कि 1,66,400 आएगा, अभी देख लेंगे, और लोगों को कर लेने देते हैं। 2 मिनट और दे रहा हूँ, 2 मिनट और दे रहा हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं दूंगा। आप में से किसके किसके पास आईफोन है? उसके पास है, निखिल के पास? हाँ, अच्छा नहीं है, किसी के पास था, कोई मेरे से वो करवा रहा था ना सब्सक्रिप्शन क्लास प्लस पे। अच्छा, वो दीपांशु था। भाई इतना टाइम थोड़ा ना लगता है यार।
आपका गलत था क्या? ये अभी तो मैं लिखने वाला था आंसर की, आप ठीक किए होगे। चलो भाई, बस हो गया, बहुत कर लिया तुमने। अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ए की कैलकुलेशन करते हैं। ए के बारे में समझो। ए का कितनी इनकम थी? 16,90,000। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ए की जो इनकम थी 16,90,000। ये कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं मैं? टैक्सेबल इनकम। फटाफट बात करते हैं। और सबसे पहले 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0% यानी 0 रुपए। 3 लाख से 6 लाख तक 5% यानी कि बीच के 3 लाख पे। ये गलती नहीं करना, पूरे 6 लाख का 5% 30,000 मत लिख देना है। बीच के 3 लाख की बात हो रही है। बीच के 3 लाख का 5% 15,000। और 6 लाख से लेके 9 लाख तक कितना? 10%। ये बीच के 3 लाख की बात हो रही है। कितना होगा बताओ जरा? कितना? 30,000। उसके बाद फिर क्या था? 9 लाख से लेके 12 लाख तक कितना? 15%। चलो बताओ, 45,000। 12 लाख से लेके 15 लाख तक ये कितना था? 20%। और किस अमाउंट का? बीच के 3 लाख का 20%, तो 60,000। यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद 15 लाख से ऊपर जो भी है, 15 लाख से ऊपर जो भी है आपका, वो सबका 30% लगेगा। तो 15 लाख से 16,90,000 तक, तो ये कितना हुआ? बीच का अमाउंट कितना है? 1,90,000। 1,90,000 का 30% लगेगा, तो ये कितना आ गया? 57,000। ये क्लियर है या अभी डाउट है? क्लियर है। अब इन सबका टोटल करते हैं फटाफट। कितना? 2,07,000। अब आपके भरोसे पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने बिना कैलकुलेट किए लिख दिया 2,07,000। क्या इसमें कोई रिबेट मिलनी है? अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट उसी को मिलेगी जिसकी इनकम कितनी होगी? 7 लाख से कम। इसकी तो 16,90,000 है, तो फिर इसको तो कोई रिबेट नहीं मिलनी। और इसको अलग से क्या देना पड़ेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। बताओ कितना आएगा? 8,280 रुपए। और ये इसका टोटल कितना हो जाएगा? 2,15,280 रुपए। ये आपका टैक्स बन रहा है। समझ आ गया? टैक्स पेबल इतना है आपका, 2,15,280 रुपए। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है या कोई डाउट है? तो अभी तक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। ये 11,20,000 भी चेक करा दूं? चेक कर लेते हैं फटाफट, 2 मिनट लगना है, चेक करते हैं। 11,20,000 जो बी की इनकम थी, उसका फटाफट सॉरी बी था। और फटाफट 0 से लेके 3 लाख तक 0% यानी कि 0। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% यानी कि 15,000। और 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% यानी कि 30,000। और 9 लाख से लेके 11,20,000 तक, बताओ बताओ, 2,20,000 का 15%, बताओ कितना होगा? आप बोल रहे हो कि 33,000 होगा, पक्का ना? इसका 220। हाँ 2,20 का 15% एक बार चेक करो। मेरे ख्याल से 33,000 33,000 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो आप भी। 2,20 का 15%, मोबाइल हाथ में आपके, कैलकुलेट करके बताओ। 33,000 आ गया। ठीक है, तो ये टोटल कर लो फटाफट, कितना आ रहा है? 8,000 78,000। क्या इसको कोई रिबेट मिलनी है? आप हाँ कह रहे हो, इसको कोई रिबेट नहीं मिलनी। इसमें क्या करना पड़ेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और अलग से जोड़ना पड़ेगा। 78,000 का 4% कितना होता है? 3,120। और ये कितना हो जाएगा? 81,120। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये समझ आ गया दोनों मैंने क्या बोला? तो तीसरे वाले का तो देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा आपके सामने, क्योंकि 6.5 लाख की इनकम है। तो जो भी टैक्स बनेगा, पहले तो आप कैलकुलेट करोगे 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, और 6 लाख से 6.5 लाख तक ये जो 20 का 50,000 है, उसका कितना परसेंट? 15%। ये कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो ऑनलाइन वाला कोई कंफ्यूज हो जाए, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। तो टैक्सेबल इनकम 6.5 लाख है। तो फटाफट देखते हैं, सी की जो टैक्सेबल इनकम है 6.5 लाख है, तो हम फटाफट कर लेते हैं। 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0%। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% यानी कि 15,000 रुपए। और उसके बाद
6 लाख से लेके 6,50,000 तक, यानी बीच के 50,000 का 10%, जो कि 5,000 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 20,000 रुपए। पर 20,000 रिबेट क्या मिलनी चाहिए इसको? हाँ 87 है। क्यों भाई, क्यों रिबेट मिलनी चाहिए? क्योंकि इसकी इनकम 7 लाख से कम है। तो 7 लाख से कम है तो रिबेट दे दो फटाफट इसको। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर वो बाद में जोड़ना होता है, पहले तो आप देखो टैक्स कितना बन रहा है, जो टैक्स बन रहा है उस पर 4% जोड़ना है। तो इसका तो रिबेट की वजह से टैक्स ही नहीं बन रहा, और टैक्स नहीं बन रहा तो रिबेट वो सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इन तीनों की कैलकुलेशन में हमेशा राउंड ऑफ में ही आया, क्योंकि मैंने इसकी इनकम राउंड ऑफ में दी थी। पर जरूरी थोड़ा ना कि किसी की इनकम ऐसी राउंड ऑफ में आए, किसी की 423 लास्ट में हो, 25 हो, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी राउंड ऑफ में नहीं आएगा। तो हमेशा आपको किसके राउंड ऑफ में कर लेना है? 10 के राउंड ऑफ में गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर हुआ? पक्का समझ आ गया? चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं सरचार्ज पे। कीप इट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सरचार्ज पे। आखिर ये सरचार्ज होता क्या है, बताओ भाई। आप बोलो हमें क्या पता, आप बताओ। तो देखो, अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट सिर्फ आपसे इतना ही टैक्स नहीं लेगी जितना ले रही है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स थोड़ा सा बढ़ा के लेगी। गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप हमें कोई सरचार्ज मत दो। सरचार्ज मतलब अलग से टैक्स, सरचार्ज मतलब अलग से कुछ और टैक्स, वो नहीं लेगी। अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपको बहुत आसान समझ आए। यानी 50 लाख तक की इनकम, जैसा अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया वैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा, आप अमीर हो, बहुत ज्यादा अमीर हो, 50 लाख से 1 करोड़ कमा रहे हो, तो आपको जो सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। अब आप बोलोगे सरचार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बल्कि पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। पहले तो आप इसको समझ लो, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपकी जो सरचार्ज आप पे लगना है वो कितना लगना है? 10%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है आपकी इनकम, तो आप पे जो सरचार्ज लगना है वो कितना लगना है? 15%। अगर आपकी इनकम, आप बहुत अमीर हो, आप 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हो, 5 करोड़ तक, तो आपको जो सरचार्ज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 25%। अब आप कहोगे 5 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहा हूं, मान लेते हैं मैं बहुत अमीर हूं, तो फिर तो भी पहले 37 होता था, वो मैंने काट के 25 ही लिख दिया, तो आपको कितना सेस देना पड़ेगा सरचार्ज? 25%। अब बोलोगे यार ये बात समझ नहीं है, एक करके दिखाओ। चलो एक करके दिखाते हैं। मान लेते हैं जो आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो है 1,50,00,000, 1.5 करोड़ रुपए आप कमाते हो। आप पूरे साल में कितना कमाया? 1.5 करोड़। ध्यान रखना मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, यानी सारी डिडक्शन वगैरह घटाने के बाद आपने कितना कमाया पूरे साल में? 1.5 करोड़ रुपए। तो आओ कैलकुलेट करते हैं कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या होगे कि जीरो से, अगर मैं न्यू टैक्स रेजिमे चूज कर रहा हूँ तो मैं तो न्यू टैक्स रेजिमे की बात कर रहा हूँ। 0 से 3 लाख तक 0%, 0 रुपए। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 15,000। ये अब तक तो समझ आ गया होगा आपको कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10%, यानी कि 30,000 रुपए। 9 लाख से लेके 12 लाख तक 15%, बताओ बताओ, 45,000। 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20%, 60,000। यहां तक अब तक क्लियर हो रहा है सब कुछ? लेकिन आपकी इनकम तो भाई 15 लाख से भी ऊपर जा रही है, इससे ऊपर जो भी है उस सब पे कितना लगेगा? 30%। 1.5 करोड़ तक जा रही है, 1.5 करोड़ तक। तो ये बीच का जो अमाउंट है वो 1,35,00,000 है। 1,35,00,000 ये बीच का अमाउंट ये है ना। तो 1,35,00,000 का कितना परसेंट? 30%। ये बताएगा कोई मुझे कितना आ रहा है? इसका 30% आपने बताया कितना? ये समझ आया ना मैंने ये कैसे किया? ये भाई हर अमाउंट के बीच का ना, तो 15 लाख से जितना भी ज्यादा होगा 1.5 करोड़ तक, ये बीच का जो अमाउंट है वो 1,35,00,000 है। तो 1,35,00,000 का 30% कितना होगा? आप बोल रहे हो 40,50,000। ये पक्का ना? ठीक है ना, 40,50,000। तो ये सारी इनकम आपकी हो गई। जोड़ो, जोड़ के बताओ मुझे कितना आ रहा है? 42 लाख एग्जैक्ट। तो आपने बोला 42 लाख एग्जैक्ट आ रहा है, तो हमने डाल दिया ये 42 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें क्या रिबेट दें? आपको ये गरीब आदमी लग रहा है, गरीब आदमी जो 7 लाख से कम इनकम है या 7 लाख तक भी इनकम है तो उसको रिबेट देते हैं ना। यहाँ कोई रिबेट नहीं मिलने वाली, तो इसको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। ये जो 42 लाख है इस पर टैक्स देना पड़ेगा। प्लस ध्यान से सुनना, अगर इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो इसको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। पहले सरचार्ज जोड़ोगे फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, पहले सरचार्ज जोड़ोगे फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और सरचार्ज उस पे ही लगेगा जिसकी इनकम 50 लाख से
ज्यादा है। लेकिन बात आता है कि कितना सरचार्ज लगेगा। आ जाते हैं दोबारा देख लेते हैं इसको जो मैंने लिखाया। सरचार्ज क्या बताया था मैंने, और ये 50 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हो, 50 लाख तक कमाते हो तो कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है, सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो टैक्स बस। लेकिन अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमाते हो, 1 करोड़ तक अगर आपकी कमाई होती तो आपको कितना टैक्स सरचार्ज देना पड़ता है, 10%। अगर आपकी कमाई 1 करोड़ से भी ज्यादा है, 2 करोड़ के बीच में, ये 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है ना, 1.5 करोड़ के आसपास, तो इस पे जो सरचार्ज देना पड़ेगा इसको कितना देना पड़ेगा, 15%। यानी कि इसमें हमें 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। कितना सरचार्ज देना पड़ेगा, 15%। ध्यान रखना सरचार्ज स्लैब में नहीं चलता, सरचार्ज फ्लैट चलता है। जैसे कि जिसके बीच में आप आ रहे हो उसका उस पे, जैसे अगर आपकी इनकम 6 करोड़ होती तो 6 करोड़ में आपको सीधा 25% सरचार्ज देना पड़ता। समझ आ गया। 2 करोड़ होती, 2 करोड़ पार हो जाती फिर क्या होता, 25% देना पड़ता। 2 करोड़ पार होती 25%। 1 करोड़ 90 लाख होती तो 15%। समझ आया, ये पॉइंट समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। अभी आ जाते हैं इस पॉइंट पे, कहां गया मैं, ये रहा 15%। कोई बताएगा मुझे कितना सरचार्ज आ रहा है, 6,30,000 आपने बताया कि भाई 6,30,000 सरचार्ज आ रहा है, ठीक है। सरचार्ज जोड़ दो 48,30,000। सरचार्ज जोड़ने के बाद 48,30,000 सरचार्ज जोड़ने के बाद अब आपको क्या जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। लेकिन किस अमाउंट का हेल्थ एंड, ये सरचार्ज किसका होता है, ये 42 लाख का, 42 लाख का 15%, ठीक है। लेकिन जब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात आएगी तो किसका, ये 48,30,000 टैक्स आ रहा है ना, 48,30,000 का 4%। ये बताएगा कोई कितना आ रहा है, 1,93 400, 1,93 200, बताना जरा ये टोटल कितना हो गया, 50,23,200। अब आपको अमीर बनने का ना शौक जो होगा वो बंद होता जाएगा धीरे धीरे। देखना ये आपकी टैक्स है, ये आपका टैक्स है। अगर आपने बहुत मेहनत करके 1.5 करोड़ रुपए पूरे साल में कमा लिए तो आप अपने पास कितना बचाओगे, 50 लाख तो गया टैक्स तो आपके पास। और एक बात बता दूं, लगभग आपकी 4 महीने की सैलरी गई। अगर आप सैलरी कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी 4, आप 12 महीने अगर काम कर रहे हो तो लगभग 4 महीने की सैलरी आपकी गवर्नमेंट लेके चल जाएगी, जॉब आपकी इनकम गवर्नमेंट लेके चल जाएगी। लेकिन ठीक है भाई, आपके इन्हीं पैसों से देश चल रहा है, ठीक है, तो देश चलाने के लिए आपको देना पड़ेगा। सॉरी, हाँ तो लॉस होगा तो नहीं लेगी गवर्नमेंट इनकम, इनकम होगी तो हमें तो यहाँ इनकम की बात कर रहे हैं ना। अगर आप 1.5 करोड़ कमा रहे हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया, आपकी इनकम साल के अंत में जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो और आईटीआर में आपने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया तो बिल्कुल आपको 1.5 करोड़ के प्रॉफिट में इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ समझ आया। एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंटली लिख दूं, जिसको आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना, बल्कि नोट कर ही लो इस पॉइंट को, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी ये पॉइंट नोट कर लेना। ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज करना है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करें या न्यू, ठीक है, वो तो कर लोगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ न्यू समझाया तो आप सिर्फ और सिर्फ किस पे डिस्कस करते हैं, न्यू पे, कि न्यू चूज कर लिया मैंने। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्स कैलकुलेट एज पर स्लैब रेट, जो भी आपके स्लैब रेट है उसके हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट करो। जो भी बनता है वो टैक्स लिखा है, इसमें से आपको क्या घटाना है, ये स्लैब रेट कौन सा, वही 0 से 3 लाख तक इतना, 3 लाख से 6 लाख तक इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इफ रिबेट है, अगर रिबेट है तो रिबेट घटानी है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर रिबेट मिलेगी तो सबको नहीं मिलेगी, पता है ना, जिसकी 7 लाख से इनकम कम है उसको ही मिलेगी। उसके बाद अगर इफ अलाउड, ध्यान रखना मैं स्पेशली लिख दे रहा हूं, इफ अलाउड, अगर है तभी, 7 लाख से कम है तभी, और 7 लाख से कम होगी तो लगभग यहीं पे बात खत्म भी हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये घटाने के बाद अगर कुछ बच रहा है इनकम, कहीं का तो घटेगा ही नहीं, सीधा जो आया इसमें अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, सरचार्ज। और ये भी ध्यान रखना इफ अप्लीकेबल, सरचार्ज लगना है तभी लगेगा, इफ अप्लीकेबल। कब लगेगा बताओ, जब इनकम आपकी कितनी होगी, 50 लाख से ऊपर होगी तभी सरचार्ज की बात आएगी, नहीं तो सरचार्ज नहीं जोड़ना। समझ आ गया। और सरचार्ज किस पे निकलता है, ये जो टैक्स वाला ऊपर वाला जो अमाउंट आया ना, इस पे सरचार्ज कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना इसका, इस पे कैलकुलेट होगा। जैसे 10% है तो 10%, 15 है तो 15%, 20 है तो 20%, ये जो ऊपर वाला अमाउंट आया उस पे 15% या 25% जो भी लगना है वो लगेगा। समझ आ गया। सरचार्ज जोड़ने के बाद अब जो आया इसके ऊपर क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। ये तो हमेशा ही रहेगा, अगर आपका 1 रुपए का भी टैक्स बन रहा है तो उस पर सेस जुड़ेगा ही जुड़ेगा।
और टैक्स किस पे, ये सरचार्ज, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पे कैलकुलेट करोगे, ऊपर वाले पे, और ये तो फिक्स है 4%। और ये जो फाइनल आएगा इसको आपको पे करना होता है, टैक्सेबल, टैक्स पेएबल, ये आपका टैक्स है जो आपको पे करना होता है। कुछ पॉइंट समझ आया? ये चीजें ध्यान रखना सीक्वेंस में। आप कहो कि पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं फिर सरचार्ज लगाएंगे, ऐसे नहीं करना, आपको इसी सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। समझ आ गया? तो एक बार मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो, ऑनलाइन वाले भी नोट कर लो, और क्योंकि ये मैंने नोट्स में नहीं दिया है तो ये मैंने अलग से आपको लिख दिया, ठीक है? तो आप देख लेना इसे। हो गया? नोट कर लेना तो मुझे बताना ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और जैसा कि मैंने बताया भी था पहले भी और अभी भी एक बार बोल दे रहा हूँ, कभी भी या 2 कलर के पेन लेकर आओ, और कम से कम 2, आपके पास 3 कलर है बिल्कुल अच्छी बात है, और कोई एक कलर को ना स्पेसिफिक मार्क कर लो, जैसे उस कलर का मैं यूज ही नहीं करूंगा। जैसे मान लेते हैं ग्रीन कलर का पेन आपने लेकर आया, बोला मैं इसे यूज नहीं करूंगा, लेकर किस लिए आए हो? फिर साइड में पड़ा रहेगा, जब मुझे लगेगा कोई ऐसी चीज है, मान लेते हैं आपने पूरा नोट बनाया है पूरा का पूरा, और आपके करीब करीब 50 पेज में, मान लेते हैं, वैसे 50 पेज नहीं जाएगा बट मान लेते हैं टीडीएस का आपका 50 पेज में नोट्स बने हैं टोटल, ठीक है? आप लिख रहे हो, कुछ ना कुछ लिख रहे हो, तो आप क्या, जब आप टीडीएस का रिवीजन करने बैठोगे, जब पूरे 50 पेज देखोगे? नहीं ना, आपको पूरे 50 पेज नहीं देखने। तब जब आपको लगता है पढ़ने के बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये मुझे दोबारा देखना है, उसको ग्रीन कलर से सर्कल कर दो, तो वो ग्रीन कलर आपका ऐसा मार्क हो जाएगा कि जब आपको रिवीजन करना हो, जब आपने वो पेज कॉपी उठाई है कि भाई मुझे टीडीएस रिवीजन करना है, तो जो जो ग्रीन कलर के मार्क्स में सर्कल में है सिर्फ उसे देखना है दोबारा, और बाकी को नहीं देखना, बाकी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि भाई 50 पेज, अब चलो टीडीएस इतना बड़ा नहीं है जहां पे आपको 50-60 पेज लग जाएंगे, बट जीएसटी जब आप पढ़ोगे बहुत बड़ी है ना, तो जीएसटी बहुत बड़ी है, तो वहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि भाई क्या क्या मैंने पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो बेटर है कि आपको वो कलर मार्क करके जरूर चलना। अब कोई पूरा ही पेज इंपॉर्टेंट है तो पेज के ऊपर लिख दो इंपॉर्टेंट, कि भाई ये पेज इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं रिवीजन करने बैठूंगा इसको जरूर पढ़ूंगा। अभी आपने ये नोट कर लिया? ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं कि न्यू स्लैब समझ आ गया, सरचार्ज समझ आ गया, हेल्थ एंड एजुकेशन से समझ आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने अलग से लिख दिया था, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये मैंने लिख दिया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पे मिलती है 50,000, अभी ओल्ड में भी मिल रही है और न्यू टैक्स रेजिम में दोनों में मिल रही है। चलो अब बात करते हैं कि अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करूंगा तो क्या रूल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो रूल चेंज हो जाएंगे। मैं आज सिर्फ आपको रूल दिखा दे रहा हूं, आज मैं आपको करवाऊंगा नहीं, बट आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जिसे आप घर से कैलकुलेट करके इजीली लाओगे। डिफरेंस क्या क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ अगली क्लास में पहले तो मैं इसको कराऊंगा, आपको कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप क्लियर हो जाओ चीजों को, बट एक बार आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। ध्यान से सुनो, ओल्ड टैक्स रेट में क्या क्या चेंज है, ओल्ड टैक्स रेट नहीं, ओल्ड टैक्स रेजिम में। ध्यान से सुनो, अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे रेट क्या हो गए? 2.5 लाख। अगर आप, एक मिनट मैं रेड कलर ले लेता हूं, अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, वहां क्या था? 3 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, वहां पे क्या था? 3 लाख से 6 लाख, मतलब वहां कंटिन्यू क्या था? वहां 2.5 लाख, 0 से 3, 3 से 6 ऐसे चल रहा था, यहाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। तो थोड़ा सा रेट चेंज है, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, रेट भी अलग अलग है, 5, 0, 5, 20 और 30, दिख रहा है आपको? अच्छा, इसमें 2.5 लाख तक कमाओगे तो कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। कुछ समझ आया है? लेकिन ये उस पे लगेगा जिसकी एज 60 साल से कम है, जिसकी एज कितनी है? 60 साल से कम है, यानी इसमें एज मैटर करता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करोगे तो आपका जो ये है एज है वो मैटर करती है। पहली बात समझ आ गया? अच्छा, दूसरा देखो, अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फिर रेट चेंज हो जाएगा। देखो जहां पे 2.5 लाख था ना, 0 से 2.5 लाख तक नील, वो हो गया अब 0 से 3 लाख तक नील, बाकी सारे सेम। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा तो 30%। ये इसकी जो लिमिट हो गई 3 लाख तक, यानी जो जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है, इसको बोलते क्या है? जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन। एक बात और सुनो, कुछ लोग सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी इनकी एज 80 साल से भी ज्यादा होती है। अगर 80 साल से ज्यादा है तो देखो चेंज क्या आएगा, बस ये पहले वाले चेंज आएगा, जहां पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था वहां 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना था, यहाँ पे क्या चेंज आया है? आपको 5 लाख तक कुछ नहीं देना, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन 5 लाख से 10 लाख हो जाएगा तो अपने आप कितना टैक्स हो जाएगा?
20%, और 10 लाख से ऊपर हो जाएगा तो अपने आप टैक्स कितना हो जाएगा 30%। ये उसमें भी था देखो, 5 लाख से 10 लाख तक 20 30 सारे सेम थे, ये नीचे वाले सारे सेम है, बट पहला वाला चेंज हुआ है। तो इसमें पहली बात तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको ईयर के वाइज आपकी कितनी एज है उसके हिसाब से डिसाइड करता है। समझ आ गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ पहला। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा मैं करके दिखाऊंगा अगली क्लास में, ये मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ और कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप घर से कैलकुलेट करके देख सको एक बार, और अगली क्लास में मैं इसके एग्जांपल पूरे सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये है क्या। इधर बात करते हैं, क्या इसमें भी रिबेट मिलती है? हाँ भाई इसमें भी रिबेट मिलती है, लेकिन इसके रिबेट के रूल चेंज है। ध्यान से सुनो, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से कम है, टैक्सेबल इनकम कितने से कम है 5 लाख से कम है, तो आपको रिबेट मिलेगी। वहां पे कितना था 7 लाख, यहाँ पे 5 लाख है। अच्छा कितना रिबेट मिलेगा 12,500 या फिर टैक्स वाला अमाउंट जो भी कम आए। जैसे वहां पे क्या था 25,000, 7 लाख तक आपकी इनकम कितनी बन जाती थी 25,000, इसीलिए 25,000 तक छूट दिए थे। यहाँ पे 5 लाख तक आपकी इनकम मैक्सिमम कितनी बन सकती है 12,500, नॉर्मली 12,500 बन सकती है, तो 12,500 पे आपको रिबेट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो उस वाले में और न्यू टैक्स रेजिम में ओल्ड टैक्स रेजिम में डिफरेंस पता चला। पहले तो रेट चेंज हो जाएंगे, रेट तो लिखे हुए हैं, नोट्स भी आपको मिले हुए हैं, तो एक तो रेट चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या चीज रिबेट भी चेंज हो जाएगी, तीसरी चीज क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी चेंज हो जाएगा। नहीं भाई वो वही है 4%, ठीक है। अब आपके मन में आएगा क्या सरचार्ज चेंज हो जाएगा? सरचार्ज चेंज वैसे होगा, हल्का सा होगा। देखो 50 लाख तक कोई नहीं, 1,50,00,000 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25, ये वहां पे भी था 5 करोड़ से ज्यादा वहां पे 25 ही था, यहाँ पे कितना कर दिया है 37। तो ध्यान रखना ओल्ड टैक्स रेजिम में थोड़ा सा चेंज है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, रिबेट में भी थोड़ा सा चेंज आ गया, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज में भी थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा इसके साथ साथ आपका ये हर साल एज के हिसाब से भी आपका अलग अलग है, ये ओल्ड टैक्स रेजिम में है। जब तक इसके भी क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक मजा नहीं आएगा। अब आप बोलोगे एक चीज तो हमें दिख रही है कि न्यू टैक्स रेजिम में थोड़ा सा टैक्स कम है, मुझे ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है कि न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स कम है। क्यों? क्योंकि देखो न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख से ऊपर 30% लगता था, यहाँ पे तो 10 लाख के ऊपर ही 30% लग रहा है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे पूरा तो कहीं ना कहीं हमेशा न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स कम आएगा। ये आपको समझ आ रहा होगा कि भाई हमेशा न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स कम आएगा, तो भाई ओल्ड क्यों है, और ओल्ड कोई क्यों ले रहा होगा, ओल्ड क्यों ले रहा होगा, सबके सब नए में भाग रहे होंगे, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूं, जो आपको बताया था कि कोई सी भी इनकम कैसे देखी जाती है, सबसे पहले सैलरी, सबसे पहले आप क्या लिख देते थे सैलरी, इसके बाद क्या बताया था हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद क्या बताया था कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, इसके बाद क्या बताया था पीजीबीपी, इसके बाद क्या बताया था अदर सोर्स। ये सारी इनकम आपकी कैलकुलेट की जाती है, टोटल की जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, क्या इस पे टैक्स देना होता है? नहीं नहीं, इसके बाद गवर्नमेंट आपको 80C से 80U तक अलाउ करती है कि भाई डिडक्शन घटा लो, और डिडक्शन इसी को डिडक्शन बोलते हैं। डिडक्शन घटाने के बाद जो आपका अमाउंट बचेगा ये आपकी कौन सी है टैक्सेबल इनकम, आपको इस पे टैक्स देना है, टैक्सेबल इनकम आपको इस पे टैक्स देना है। यानी कई सारे खर्चे करके आप अपनी इनकम को कम कर सकते थे। ये ओल्ड टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने बोला हाँ सारे खर्चे अलाउड है, बट न्यू टैक्स रेजिम में ना गवर्नमेंट ने कुछ खर्चे मना कर रखे हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया LIC में पैसा लगाओ तो आपको आपकी इनकम कम हो जाएगी, बट न्यू टैक्स रेजिम में आप LIC में पैसा लगाओगे तो भी कम नहीं होगी, 80C अलाउड ही नहीं है वहां पे। अच्छा बहुत सारे अलाउड नहीं है, जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस में पैसा लगाओ तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपकी इनकम कम हो जाएगी, न्यू टैक्स रेजिम में वो भी अलाउड नहीं है। इंश्योरेंस में पैसा लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में मेनली ये डिफरेंस है कि न्यू टैक्स रेजिम में कई सारे खर्चे अलाउड नहीं है, कई सारे डिडक्शन अलाउड नहीं है। मैं एक बार इसको लिख देता हूं, कई सारी डिडक्शन अलाउड नहीं है, डिडक्शन नॉट अलाउड। जिससे क्या होता है कि न्यू टैक्स रेजिम में जो आपकी इनकम होगी वो हमेशा ज्यादा आएगी। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, मान लेते हैं मेरी इनकम आ रही है टोटल 7 लाख रुपए, ठीक है, और मैंने 1 लाख रुपए मान लेते हैं इंश्योरेंस में लगाया था LIC में, तो मेरी डिडक्शन कितनी हो जाएगी 1.5 लाख, 1 लाख मान लेते हैं 1 लाख लगाया था तो 1 लाख, तो मेरी इनकम कितनी हो गई 6 लाख रुपए। मुझे टैक्स किस पे देना है 6 लाख पे, लेकिन अगर मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज किया है तो डिडक्शन मिलेगी। सारी डिडक्शन ऐसा नहीं है कि सारी डिडक्शन मना है, कुछ डिडक्शन मना है, जिसमें से एक LIC वाली है जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं 1 लाख रुपए LIC में किया तो ओल्ड टैक्स रेजिम से आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी 6 लाख। लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं तो न्यू वाला चूज कर रहा हूं
क्योंकि इसमें टैक्स कम बनेगा। तो भाई अगर आप न्यू वाला टैक्स चूज करोगे तो वो वाली जो, क्योंकि अभी मैंने बताया एटीसी अलाउड नहीं होती वहां पे, तो अलाउड नहीं होती तो ये 1 लाख नहीं, आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 7 लाख। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ लो, अब आप बोलोगे कि यार ये बात बता के कंफ्यूज कर दिया आपने, अगर ये नहीं बताया होता तो बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो मैं एक बार सिंपल सी बात बोल देता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको न्यू वाला कैलकुलेट करना नहीं बताया, सॉरी ओल्ड वाला कैलकुलेट करना नहीं बताया, बस मैंने रेट्स दिखा दी हैं, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन रेट देख के भी इतना आइडिया लग गया कि भाई 10 लाख के बाद ही 30% है ओल्ड वाले में, बट न्यू वाले में तो 15 लाख के बाद 30% था। तो कहीं ना कहीं न्यू वाले में टैक्स कम बनना चाहिए, तो हर बंदा न्यू ही लेगा, ओल्ड क्यों लेगा? यही बात बताया। तो इसीलिए मैंने बताया, देखो इसमें भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि ओल्ड वाले में सारी डिडक्शन मिल जाती है, जो डिडक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी डिडक्शन मिल जाती है, बट न्यू वाले में सारी डिडक्शन नहीं मिलती। तो अगर आप न्यू वाला चूज करते हो तो शायद आपकी इनकम ज्यादा दिखे, समझ आ रहा है? इनकम ज्यादा दिखे, टैक्स। तो आपको क्या करना है? अब आप कहोगे कि भैया हमें क्या करना चाहिए, आप ये बताओ। आप क्या करो, ओल्ड से भी देखो कितनी इनकम आ रही है और ओल्ड से कितना टैक्स आ रहा है, समझ आ गया? फिर आप न्यू से देखो कि न्यू से कितनी इनकम आ रही है और फिर आप देखो न्यू से कितना टैक्स आ रहा है। भाई आप एक बात बताओ, आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे? आप सीए हो तो आप किस लिए बैठे हो? अगर आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आप किस लिए बैठे हो? आप इसीलिए तो बैठे हो कि आप किसी का टैक्स कम पे करवाओ। तो आप देखो ना, आप दोनों से कैलकुलेट करो, एक बंदे का कोई भी आ रहा है आपके पास तो दोनों से कैलकुलेट करो और चूज करो कि जिससे टैक्स कम बनता है वो वाला चूज करेंगे और उसका टैक्स कम पे करवाएंगे। समझ आ गया? तो हो सकता है कि इनकम दोनों में अलग हो। अगर आपने ओल्ड वाला रेजिमेंट चूज किया तो आपकी इनकम भी अलग दिख रही है, और आपने न्यू वाला चूज किया तो आपकी इनकम भी अलग दिख रही है और टैक्स भी अलग दिखेगा। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। मान लेते हैं मैंने 7 लाख रुपए कमाया, मैंने एलआईसी में इन्वेस्ट ही नहीं किया, कहीं नहीं किया, तो मेरे लिए कौन सा चूज बेटर हो जाएगा? न्यू वाला, क्योंकि 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। और ओल्ड वाले में कितने पे टैक्स नहीं है? 5 लाख पे टैक्स नहीं है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है थोड़ा थोड़ा। जब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा तभी जाके आपको ये पॉइंट क्लियर हो पाएगा कि हाँ भाई किस इसमें फायदा है कि इसमें फायदा है। अब एक बात और सुन लो, अब आप कहोगे क्या हर साल मौका मिलता है? क्या हमारे पास हर साल मौका मिलेगा कि न्यू मर्जी? ये एक लाइन मैंने लिख भी दिया है, बट मोस्टली डिडक्शन आर नॉट अलाउड इफ यू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो कई सारी डिडक्शन अलाउड नहीं होंगी। तो यही एक मेनली डिफरेंस है, इसी वजह से लोग को चूज करना पड़ता है, ओल्ड चूज करूं कि न्यू चूज करूं। अब एक बात और सुनो, आप कहोगे कि भाई क्या मैं हर साल चूज कर सकता हूँ? मेरी मर्जी है। जब अब इस साल मैं सोच रहा हूँ कि न्यू टैक्स रेजिम में चूज करूं तो न्यू चूज कर लूंगा, ओल्ड चूज करना चाहूँ ओल्ड चूज करूंगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं, मतलब मैं सैलरी से काम आ रहा हूं या और भी मेरी बहुत सारी इनकम है, लेकिन बिजनेस वाली कोई इनकम नहीं है, तो ध्यान से सुनो, आपके पास हर साल ऑप्शन आ जाएगा। मेरी अगर बिजनेस की इनकम नहीं है तो मेरे पास हर साल ऑप्शन आ जाएगा। आपकी क्या मर्जी रहेगी? हर साल गवर्नमेंट आपसे बोलेगी न्यू चूज करना है न्यू चूज कर लो, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज कर लो। कब? कंडीशन क्या है? आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, यानी आप बिजनेस की आपकी कोई इनकम नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इधर बात करते हैं। अब आप कहोगे अगर मेरी बिजनेस की इनकम है तो ध्यान से सुनो, जब तक आप ओल्ड वाला चूज कर रहे हो, जब जब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज कर लो, न्यू चूज करना है न्यू चूज कर लो। लेकिन एक बार आपने न्यू वाला चूज कर लिया तो अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, अब आपको आगे हमेशा न्यू वाला ही चूज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार ये एक बार फिर से बोलो, ये समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आपको सिंपल वर्ड में। मान लेते हैं मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है, मेरी सैलरी से इनकम है, तो मेरे पास क्या हर साल ऑप्शन आएगा? हाँ, आपके पास हर साल ऑप्शन है। आप चाहो तो न्यू वाला चूज कर लो, चाहो तो ओल्ड वाला चूज कर लो। इस साल मैंने न्यू चूज किया, अगले साल मैं ओल्ड चूज कर सकता हूँ। हाँ, आप ओल्ड चूज कर लो, उसके अगले साल फिर से न्यू चूज कर सकता हूँ। हाँ, आपकी मर्जी है, आप जब जब चेंज करते रहो, जब जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। आप हर बार कैलकुलेट करो किससे कम टैक्स बन रहा है, जिससे आपका कम टैक्स बन रहा है वो वाला चूज करो। कब? जब आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, अगर मेरी मान लेते हैं बिजनेस की इनकम है, तो मेरे पास फिर क्या ऑप्शन आएगा? ओल्ड। जब तक आप ओल्ड चूज कर रहे हो, आप ओल्ड न्यू दो ऑप्शन रहेगा, हर साल आपके पास दो ऑप्शन आएगा, ओल्ड चूज करना ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना न्यू चूज करो। लेकिन एक बार मैंने न्यू चूज कर लिया तो अब अगले साल से मेरे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, और अब मुझे हमेशा कितना चूज करना है? न्यू। यानी जब तक ओल्ड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कभी भी शिफ्ट हो सकते हो। ओल्ड चूज कर रहे हो तो आप ओल्ड से न्यू में कभी भी जा सकते हो। लेकिन एक बार आपने न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर लिया, आपकी बिजनेस की इनकम है, तो अब आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? न्यू ही चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास से ऑप्शन हट जाएगा। समझ आ गया? अब आप बोलोगे ये बिजनेस वाले पे ही रूल लग रहा है। हाँ, बिजनेस वाले पे रूल लग रहा है। क्या मैं अपना बिजनेस बंद करके सैलरी वाली इनकम पे आ जाऊं? मैंने बिजनेस बंद कर दिया और मैं सैलरी वाली इनकम पे आ गया, तो मेरी फ्यूचर की इनकम सारी सैलरी की हो गई। तो क्या जब मैं अगली साल आईटीआर फाइल करूंगा तो मेरे पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा न्यू या ओल्ड? हाँ, क्योंकि आपको बिजनेस की इनकम नहीं है, तो अब आपके पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा न्यू चूज करना है न्यू चूज करो, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो। क्या समझ आया मैं क्या कह रहा हूं?
पॉइंट क्लियर है? बहुत सारी चीजें बच रही हैं बट हम करेंगे अगली क्लास में, कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा सा आपको बताऊंगा डिफरेंस कि भाई न्यू कब चूज करना है, ओल्ड क्यों चूज करना है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, ये तो पूरी क्लास हमारी इनकम टैक्स की चल रही है, हमें तो टीडीएस, हम तो यहाँ टीडीएस पढ़ने आए थे, आप ये क्या पढ़ा रहे हो इनकम टैक्स। एक बात बता दूं, टीडीएस का जो सबसे पहला सेक्शन होता है 192, जहां पे आपको टीडीएस काटना होता है सैलरी का। आप सामने वाले को सैलरी दोगे तो उसका टीडीएस काटोगे, तो भैया आपको पता होना चाहिए ना कि वो सामने वाला बंदा ओल्ड चूज करेगा कि न्यू चूज करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सैलरी पे टीडीएस काटने से पहले पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, नहीं तो हमारा इनकम टैक्स का पार्ट हम इनकम टैक्स में ही देखेंगे। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है? तो इसी के साथ हम क्लास ऑफ कर रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो।